गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 20th सेंचुरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसका नाम है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, जिसे लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ने। फ्रेंड्स, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि स्टोरी जो है हमें अच्छे से समझ आए। सबसे पहले कि 1982 में नोबेल प्राइज़ मिला था गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को। क्यों? क्योंकि इसके जो वर्क है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। आज जो नॉवल रिस्पेक्टिव नॉवल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर मैजिक रियलिज्म की भी बात होगी, फिक्शन की भी बात होगी, ट्रुथ की भी बात होगी। तो इस सब का जो मिक्सचर है उसने बड़ी खूबसूरती से इन सबको मिक्स करके ये नॉवल जो है, ये फिक्शन जो है 100 ईयर्स का हमारे सामने रखा है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जब मैंने ये जो नॉवल है वो रीड आउट किया था मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, और जब आप लोगों को समझाने की बारी आई तो मैंने इसकी हिस्ट्री देखी और तब मुझे पता चला कि इसको नॉवल लिखने की जो इंस्पिरेशन थी इसके मैटरनल पेरेंट्स इसको मिली थी, यानी इसकी जो ग्रैंड माँ थी और इसके जो ग्रैंड पा थे। इसकी जो ग्रैंड माँ थी जिस तरह हम सबकी होती हैं, तो जब वो इसको स्टोरी सुनाया करती थी तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उनका एक बहुत ही जो नरेटिव वे था वो बहुत ही अच्छा था, जिसमें कुछ बातें सच भी हुआ करती थी लेकिन ज़्यादा जो थी वो मैजिकल बेस्ड शॉर्ट स्टोरीज होती थी, फिक्शन बेस्ड होती थी, लेकिन वो इस तरह का मैजिकल जो रियलिज्म होता है वो इस तरह का ऐड करती थी रियलिज्म, कैसे लगता था कि शायद ये भूत प्रेत की बातें सारी सच हैं। अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में जो हमारे राइटर हैं उन्होंने ये चीज़ बताई है कि मैंने जो इंस्पिरेशन जो है अपनी ग्रैंड माँ से ली है। इस नॉवल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में इसके ग्रैंड पा का रोल ये है कि ये जब बहुत छोटा था तो ये अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा के घर रहने गया था। ग्रैंड पा का नाम था कॉलोनल निकोलस। वो इन्हें एक फेयर में लेके जाया करते थे, मेले में लेके जाया करते थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो थी न्यू इन्वेंशंस तब के दौर में आ गई थी और इसको देखकर बड़ा अच्छा लगता था। वो चीज़ के बारे में बताया हुआ है यूनाइटेड फ्रूट कंपनी स्टोर, जहाँ पे इसके ग्रैंडपा जो थे इसको लेके जाया करते थे और वहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम आइस देखी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ था उस चीज़ से, और इस आइस का जिक्र इसने अपने इस रिस्पेक्टिव नॉवल में भी किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की एक बैकग्राउंड स्टोरी है। स्टोरी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा वाक्य है जहाँ पे बनाना प्लांटेशन हुआ करती थी और ये जगह थी काटका के अंदर, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पे वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और जब वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत से जो वर्कर्स थे उनको मार दिया, उसको बनाना मैसेकर का नाम दे दिया गया। हुकूमत ये चाहती थी कि इस प्रोटेस्ट के बारे में किसी भी इंसान को पता ना चले, तो इस वाक्य को ना सिर्फ सोशल मीडिया से हटा दिया गया बल्कि हिस्ट्री में तमाम बुक से, स्कूल से, जितने भी आर्टिकल्स थे, न्यूज़पेपर थे, उन सब चीज़ों से इसको वैनिश कर दिया गया। बस यही चीज़ जो है आज के नॉवल में रिपीट की जाएगी, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो नॉवल है इसमें कुछ फिक्शन होगा और कुछ ट्रुथ होगा। मजीद इस नॉवल में एक और चीज़ का जिक्र आएगा, मकांडो। आज के नॉवल में ये एक फिक्शनल सिटी है, एक स्मॉल आइसोलेटेड और यूटोपियन टाउन दिखाया गया, यानी फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ लाइक ड्रीम। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि राइटर ने बेसिकली अरकाटका के बारे में बताया हुआ है लेकिन सिर्फ नाम चेंज कर दिया और उसको मकांडो कह दिया गया। लेकिन राइटर अपनी ही बायोग्राफी की एक नॉवल में, एक बुक में ये कहते हैं कि मकांडो एक ऐसी सिटी है जो कि फिक्शनल है, और इसका मैंने नाम जो है, कैटका के अंदर एक बनाना प्लांटेशन थी तो उसका एक साइन बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे, तो उधर मकांडो लिखा था, तो मैंने वहाँ से लिया ये नाम, मुझे अच्छा लगा। आज की स्टोरी में मकांडो को इतना यूटोपियन दिखाया हुआ है, इतना ज़बरदस्त किस्म का एक सिटी, एक फिक्शनल सिटी दिखाया हुआ है, इतना परफेक्ट दिखाया हुआ है कि जो जिप्सीज हैं, जो आप लोगों को पता है ना जिप्सीज क्या होते हैं, ट्रेवलर्स जो होते हैं, जो एक जगह पे जो है वो मुकाम नहीं रह सकते बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करते रहते हैं, हर 6 माह बाद, हर 3 माह बाद, वो मतलब एक जगह पे रुक नहीं सकते। तो मकांडो में बहुत ज़्यादा जिप्सीज भी आते हैं, और ये जो मकांडो ये दूसरी सिटी से, कंट्री से जो आइसोलेटेड होता है, तन्हा होता है, बिल्कुल सेपरेट होता है, वो जिप्सीज इस सिटी में आते हैं और इस सिटी का जो मेन हेड है जिसने इस सिटी को बनाया उसको न्यू इन्वेंशंस दिखाते हैं। उस न्यू इन्वेंशन में बहुत ही मैजिकल थिंग्स होंगी, जैसे मैग्नेट होगी, आइस होगी, टेलीस्कोप हो गया, फ्लाइंग कारपेट हो गया, और उस मेन बंदे का, मेन हेड का नाम है जोस अर्काडियो बेंडुआ। यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? ठीक है। अब ये जो मैंने नाम प्रोनाउंस किया जोस अर्काडियो, ये क्या है? दरअसल आज की सारी स्टोरी इसी के राउंड अबाउट है, इसी के जनरेशन के राउंड अबाउट है। आज का नावल 7 जनरेशन के बारे में, यानी कि 100 साल की कहानी जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी ने मकांडो को जो है वो फाउंड किया था, या फाउंडर ऑफ मकांडो हम लोग इसको कह सकते हैं। अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी है न्यू इन्वेंशंस को देखने की, साइंस को, टेक्नोलॉजी को जानने की, समझने की। जिप्सीज का ये सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो बन जाता है। इसमें क्वेस्ट ऑफ नॉलेज है, यानी नॉलेज की प्यास है, ये हर तरह से नॉलेज हासिल करना चाहता है और इसकी यही जो प्यास है एंड पे इसको मरवा देती है, पागल कर देती है इसको।
अगर एक लाइन में समझाऊँ तो ये बंदा जो है अपनी कज़न के साथ शादी कर लेता है, जो कि इन दोनों के खिलाफ़ होती है, इन दोनों की फैमिलीज़ के खिलाफ़ होती है। और इन लोगों को एक कर्ज़ मिल जाता है कि अगर तुम लोग ये शादी आपस में यानी करते हो, कज़न्स मैरिज करते हो, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जो आपकी जनरेशन होगी उसमें एक बच्चा पैदा होगा जो कि पिग टेल का होगा। यानी ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जो है वो क्राइम करते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। इवन तो ये क्राइम नहीं है, लेकिन इनको कर्ज़ मिल जाता है और उसी कर्ज़ की वजह से इनकी 7 जनरेशन जो है बार-बार एक ही गलती करती हैं, एक ही गलती करती हैं, और उसकी वजह से इनकी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है ना, इनकी फैमिली पूरी इसी वजह से होती है। बड़ी मज़े की फ़िक्शनल स्टोरी है, कुछ मैजिक है, कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे आपको यकीन भी नहीं आएगा। तो एक फेयरी टेल समझ के हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। आप ये समझिएगा कि एक मूवी स्टार्ट है। बस चलिए इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जोज़े अर्काडियो से और अर्सिला से, जो कि दोनों कज़न्स हैं और बड़ी प्रोस्पेरस विलेज में रहती हैं। यानी खुशगवार इन दोनों के पेरेंट्स, और ये दोनों आपस में कज़न है, ठीक है। इन दोनों ने शादी करनी, लेकिन इनकी जो फैमिली वाले होते हैं वो इनको इजाज़त नहीं देते, अलाउ नहीं करते, क्योंकि इन लोगों की फैमिली में ये चीज़ होती है कि अगर कज़न्स मैरिज करेंगे तो उनके जो बेबीज़ होंगे वो डीफॉर्म होंगे, यानी ठीक नहीं पैदा होंगे। इस चीज़ का इनके पास सबूत भी था, क्योंकि जोज़े अर्काडियो की जो अंकल थे उन्होंने अर्सिला की एक आंट के साथ शादी की थी और उनका एक बेबी पैदा हुआ था जिसकी एक पिगटेल थी। तो एग्जाम्पल इनके सामने थी, फैमिली ने इनकार किया, लेकिन इन लोगों ने भाग के शादी कर ली और एक नए गांव में जाके बस गए। लेकिन अब अर्सिला जो थी उसने अपने आप को जो है एक चेस्टिटी बेल्ट में बंद कर लिया, यानी शादी के बाद भी उसने अपना रिलेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं किया, सिर्फ इसी डर से कि हमारा जो बेबी होगा वो डिफॉर्म होगा। अब ये बात जब गांव में फैल गई तो बहुत से लोग जो थे वो जोज़े अर्काडियो का मजाक बनाना स्टार्ट हो गए। अब एक दिन इन्हीं के गांव में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है प्रूडेंशियो, और जोज़े अर्काडियो और प्रूडेंशियो की दोनों की कुक फाइट होती है। इस फाइट में ना जो मुर्गे आपस में दोनों साइड्स के वो आपस में लड़ते हैं, और इसमें से मतलब कोई एक जो है वो जीत जाता है। अब प्रूडेंशियो हार जाता है और जो जोज़े अर्काडियो है, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, वो जीत जाता है। प्रूडेंशियो को ये चीज़ हज़म नहीं होती, तो उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हें मुकाबले का चैलेंज देती हूँ, चलो लड़के देख लेते हैं। अब लड़ाई होती है और वो जो है जोज़े अर्काडियो को गुस्सा दिलाता है, जिसमें जोज़े अर्काडियो गुस्से में आकर प्रूडेंशियो को कत्ल कर देता है। अब जब कत्ल हो जाता है तो घर वापस आता है तो अपनी वाइफ अर्सिला के साथ जो है अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाता है, यानी उसके चेस्टिटी बेल्ट को जो है वो रिमूव कर देता है। अब बड़े महीने गुजर जाते हैं, इन लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा होता है, लेकिन सडन ही आफ्टर सेवरल हैप्पी मंथ्स इनको जो है प्रूडेंशियो का जो गोस्ट है वो सताना स्टार्ट हो जाता है, हॉन्टिंग करना स्टार्ट हो जाता है, इनको तंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोग दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग ये गाँव छोड़कर चले जाएंगे। अब इनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं कि हम लोग भी इनके साथ जाएंगे। तो ये काफिला जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब चले जाते हैं। अब 14 महीने घूमने फिरने इधर उधर जंगलों में भटकने के बाद, वॉन्डरिंग के बाद, इन लोगों को मोकांडो एक जगह मिल जाती है। मिलती कैसे है कि एक्चुअली जोज़े अर्काडियो नदी के पास ये सब लोग जो हैं वो कैंपिंग कर रहे होते हैं, और जोज़े अर्काडियो एक शीशों का बना हुआ शहर जो है अपने ख्वाब में देखता है। तो जब ये उठता है तो उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश करता है, और तब डिसाइड करता है कि अगर ऐसी कोई सिटी नहीं है तो मैं उसे बनाऊंगा और उसका नाम मोकांडो रखूंगा, ठीक है, जो कि एक यूटोपियन सिटी होगी, फिक्शनल सिटी होगी, जो कि आइडियल सिटी होगी। और इस तरह मोकांडो जो है वो बन जाता है, और अर्सिला और जोज़े अर्काडियो और कुछ और लोग उस जगह पर रहना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस गांव में रहते रहते मैंने आप लोगों को बताया था जोज़े अर्काडियो को बहुत ज़्यादा नॉलेज के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि मोकांडो जो जगह है वो जंगल के बीचों बीच है, और उन्हें उस जंगल के बाहर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिलता कि कोई बाहर का जो लोग हैं वो वहाँ कर रहें, या यहाँ से कोई इंसान बाहर वाली दुनिया से जाके मिले। बाहर वाली दुनिया से मेरा दूसरे शहर, दूसरी सिटी, यानी इनकी बहुत ही ज़्यादा दूर सिटी होती है जंगल के बीचों बीच। खैर जोज़े अर्काडियो के 4 बच्चे होते हैं, अर्काडियो सेकंड यानी जोज़े अर्काडियो का बेटा, और उसके बाद ओरेलिनो, ये दोनों ट्विन होते हैं। उसके बाद इनकी एक बेटी पैदा होती है अमरांता, और एक बेटी को अडॉप्ट किया जाता है। वो इस तरह के कोई एक विमेन होती है, वो इनके घर के बाहर, बताया नहीं जाता कौन छोड़ के जाता है, इनके बाहर एक बास्केट घर के बाहर रखते हैं। उस बास्केट में बेबी होता है, दरवाज़ा नॉक किया जाता है। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसमें एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके साथ एक छोटा सा लेटर होता है, और उस लेटर में उस बच्ची की माँ का नाम लिखा होता है जिसका नाम होता है रेबेका। तो इस बच्ची का उसी अपनी माँ के नाम पे जो है वो नाम रखा जाता है रेबेका, और रेबेका को अडॉप्ट कर लिया जाता है। स्टोरी प्रोसीड होती है और हमें पता चलता है कि
जोजी और कार्डियो अपने दोनों बच्चों के साथ यानी कार्डियो सेकंड और ओरियोलेनो को लेकर वो एक फेयर में जाता है, मेले में जाता है। वहाँ वो तीनों जो हैं जिप्सीज ने वो नुमाइश लगाई होती है, वहाँ पे वो तीनों फर्स्ट टाइम बर्फ़ को देखते हैं, तो वो तीनों बड़े ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसको वाइट केक समझते हैं, कोल्ड केक समझते हैं। तो इस तरह मतलब इस तरह की चीज़ें दिखाई हुई, यानी मैजिकल रियलिज्म दिखाया गया है। और भी बड़ी अजीब चीज़ें ये दिखाई गई होंगी कि जो हैरान करने वाली चीज़ें हैं, जैसे फ्लाइंग कारपेट भी यहाँ पे होगा, लेकिन उसको देख के जो लोग हैं इतने अमेज नहीं होंगे, इतने हैरान नहीं होंगे, लेकिन ठंडी बर्फ़ देख के तो ये लोग हैरान हो रहे हैं। अब ये एक हिस्टोरिकल जो है हमें पॉइंट बता रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो ग्रैंडपा थे वो भी इसको लेकर गए थे यूनाइटेड फ्रूट कंपनी हाउस, वहाँ पे भी इसने आइस देखी थी फर्स्ट टाइम। सही हो गया। तक हमने देखा कि जो कार्डियो और जो अर्सला है, दोनों कज़न्स हैं, सब उनकी शादी के ख़िलाफ़ थे क्योंकि उनकी आंट की एक पिक टेल वाला बेबी पैदा हुआ था, लेकिन ये लोग भाग के शादी कर लेते हैं। उसी गांव में ये लोग एक कत्ल कर देते हैं जोज़ियर कार्डियो जो है प्रूडेंशियो का। सही है। ये लोग तलाश एक नए गांव का करते करते मोकांडो में आ जाते हैं और एक जगह बना लेते हैं जो कि एक बहुत ही यूटोपियन जगह। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इनके साथ कम लोग रहते हैं और बाहर वाली दुनिया के साथ इनका कोई कांटेक्ट अभी तक नहीं है। अब इनके 4 बच्चे हैं, एक अडॉप्टेड बेटी है जो कि कोई छोड़ के गया है, और 3 इनके बच्चे हैं। 2 इनके ट्विन हुए थे, ऑरेलियानो और अर्काडियो सेकेंड, और एक इनकी बेटी थी अमरांता। कार्डियो अभी तक अपने बच्चों को जो है वो मेले में लेके गया और इन लोगों ने अभी तक देखी है ठंडी बर्फ़। अब स्टोरी प्रोसीड होती है तो इनके गांव में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनके गांव में एक फॉर्चून टेलर होती है जिसका नाम होता है पिलर। अब इसका जो बड़ा बेटा होता है कार्डियो सेकंड, वो पिलर से जो है अटैच्ड हो जाता है एंड दे बोथ मेक लव ईच अदर। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, एक जिप्सी गर्ल इनके गांव में आ जाती है जिप्सिस के साथ, और जो कार्डियो सेकंड है वो उसको पसंद कर लेता है। अर्काडियो साहब सब कुछ भूल भाल के उस जिप्सी गर्ल के साथ जो है उन जिप्सीज के साथ कहीं दूर चला जाता है, घर से भाग जाता है। अब जब अर्काडियो घर से चला जाता है तो इसकी जो तीसरी बहन है अमरांता तब पैदा होती है, और जो बाप और बेटा यानी ऑरेलियानो है और जोज़े अर्काडियो है वो अपनी बहन को संभालते हैं। जो अर्काडियो की माँ है अर्सला, वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन उसको मिलता नहीं है। 5 माह बाद वापस आ जाती है। जब वापस आती है तो वो आउटसाइड वर्ल्ड का एक रास्ता ढूंढ लेती है। जोज़े अर्काडियो जितनी देर से ढूंढ रहा था उसको नहीं मिलता, लेकिन उसकी माँ जो है वो 5 माह बाद जब घर आती है तो वो रास्ता तलाश कर लेती है। अब यहाँ से मोकांडो में क्लोनियलिज्म का जो एक थीम है वो स्टार्ट हो जाता है। नए विजिटर आना स्टार्ट हो जाते हैं, बाहर से नए लोग आकर इस गाँव में बसना स्टार्ट हो जाते हैं, और अब इस वजह से जोज़े अर्काडियो की जो वैल्यू थी वो गाँव में और बढ़ गई थी। इसी दौरान अर्काडियो सेकंड का जो भाग गया है घर से, वो और पिलर का एक बेबी पैदा होता है। मैंने आप लोगों को बताया उन लोगों ने इकट्ठे टाइम स्पेंड किया हुआ था, तो उसका नाम अर्काडियो थर्ड रख दिया जाता है। अब पिलर इस बच्चे की अपब्रिंगिंग नहीं करती, बल्कि वो अर्सला को ये बेबी दे देती है और कहती है इसकी भी अपब्रिंगिंग कर लो, और अर्सला का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, वो उसकी भी अपब्रिंगिंग करती है। इसी दौरान इनका दरवाज़ा नॉक होता है और मैंने बताया जिस तरह कि रबीका जो है वो भी आ जाती है बाहर, और इस तरह ये लोग रबीका को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन रबीका को एक प्रॉब्लम थी, उसे मिट्टी खाने की और चूना खाने की आदत थी। इसके साथ साथ उसको एक प्रॉब्लम थी और ये प्लेग वो अपने साथ लेकर आई थी, और इसको इंसोमिना कहते हैं, जिसमें स्लीप नहीं होती, आपको नींद नहीं आती और आपकी मेमोरी जो है डे बाय डे लॉस होती रहती है। रिबिका के साथ साथ पूरा गांव जो था इस चीज़ का शिकार हो गया था, लेकिन जब जिप्सीज आए, जिप्सीज ने इस चीज़ का जो था वो बीमारी का सलूशन निकाला, और एट द लास्ट ये जो इंसोमिना की बीमारी थी ये ख़त्म कर। रिबिका के साथ साथ अब पूरा गांव इस बीमारी का शिकार हो गया था, लेकिन जैसे ही जिप्सीज अब की बार आए तो उन्होंने इस बीमारी का सलूशन निकाला और इस प्लेग को, जो इस बीमारी को था, वो ख़त्म कर दिया। लेकिन अब की बार जब जिप्सीज आए तो उनके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसे बुक में लिखा गया है डेग्यूरोटाइप, लेकिन ये कैमरे की तरह था जिसमें पहली दफ़ा जोज़े अर्काडियो की पूरी फैमिली को इकट्ठा करके उनकी एक फैमिली पिक बनाई गई। अब ये इंस्ट्रूमेंट देखकर जो जोज़े अर्काडियो वो बड़ा खुश हुआ। वो कहते हैं अब ये तो मुझे दे दो, इससे मैं गॉड की जो है वो पिक्चर बनाऊंगा ताकि उसकी एग्जिस्टेंस को शो कर सकूँ। ये बहुत कोशिश करता है गॉड की पिक्चर लेने की, लेकिन डेफिनेटली नेचर के आगे कोई जीत नहीं सकता। ये कैसे पॉसिबल था, और इन द लास्ट ये पागल हो जाता है, ये लैटिन अचानक बोलना स्टार्ट हो जाता है। और तब के दौर में लैटिन बोलना इट्स मीन दैट यू हैव समथिंग रॉन्ग, क्योंकि तब के दौर में लैटिन सिर्फ प्रीस्ट बोल सकते थे, जो होली पर्सन से सिर्फ वो बोल सकते थे या वो समझ सकते थे। ये लैटिन में अजीबोगरीब बातें किया करता था, लैटिन बोलना स्टार्ट हो गया था। तो ये कुछ मैजिकल रियलिज्म है जो अजीब बातें हैं। फिर अर्सला ने, इसकी बीवी ने, इसको अपने ही घर के बैकयार्ड में एक ट्री के साथ उल्टा लटका दिया उसके मरने तक। तो अब समझ लीजिए जोज़े अर्काडियो अपने दरख्त के साथ बंधा हुआ है
अपने घर के बैकयार्ड में। पर कार्डियो सेकंड के बारे में तो पढ़ा, लेकिन अब ओरेलानो भी बड़ा हो गया था, उसका जो दूसरा बच्चा था जोसे अर्काडियो का। मैंने इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि जब अर्काडियो सेकंड बाहर गया था तो उसकी माँ ने बाहर के रास्ते जो थे खोल दिए थे इन लोगों के लिए, यानी एक रास्ता तलाश कर दिया था। और उसी रास्ते के जरिए जो न्यू लोग थे, जो न्यू विजिटर थे, इस गाँव में आकर रहना स्टार्ट हो गए। और उनमें से एक मजिस्ट्रेट भी था जिसका नाम था डॉन अपोलिनर मॉस्कट। एक मजिस्ट्रेट था जिसकी 7 बेटियां थी, और इसकी जो सबसे छोटी बेटी थी रेमेडियस, जो कि 9 साल की थी, उसको ऑरेलियानो पसंद कर लेता है। इसका बाप नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं ये इतनी छोटी है, तुम कैसे इससे शादी कर सकते हो। अब ऑरेलियानो पिलर के पास जाता है, वही लड़की जिसके साथ पहले अर्काडियो सेकंड का रिलेशन था, यानी इसके भाई का रिलेशन था। दे अगेन मेक लव इच अदर, और पिलर इसे प्रॉमिस करती है कि वो जो है रेमेडियस के बाप से बात करेगी कि तुम्हारी और रेमेडियस की शादी करवा देते। खैर इसके बाप से जो है वो बात की जाती है रेमेडियस से, तो वो कहते हैं मेरी 6 और बेटियां बड़ी, तुम उनसे शादी कर लो, ये इतनी छोटी है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं वेट कर लूँगा। तो कहता है ठीक है, जब तक ये पुबर्टी की एज में नहीं जाती, यानी जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाती लॉ के मुताबिक, तो तुम ठीक है वेट कर लो। इसके बाप के बारे में मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि ये एक मजिस्ट्रेट था और ये कंजर्वेटिव पार्टी के साथ एक जंग लड़ा था, यानी लिबरल और कंजर्वेटिव 2 पार्टीज इसमें आई हैं। कुछ लोग जो हैं वो अननोन है, वो लिबरल के साथ कोई वॉर लड़े हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो मजिस्ट्रेट डॉन लड़ा है, ठीक है। अब ऑरेलियानो वेट करता है कि कब रेमेडियस बड़ी होगी और हमारी शादी होगी। अब दूसरी साइड पे मैंने आपको ये बताया कि उर्सुला की 2 बेटियां भी थी, अमारांता और रेबिका। इन लोगों को एक इटालियन पियानोइस्ट जो था ना, वो सिखाने आता था, जिसका नाम था पेट्रो क्रिस्पी। अमारांता और रेबिका दोनों ही इस बंदे को पसंद करते थे, लेकिन पेट्रो क्रिस्पी जो था वो रेबिका को पसंद करता था। अमारांता बहुत कोशिश करती है इनकी शादी को डिले करने की। खैर बहुत डिले होती है इनकी शादी, लेकिन एटलीस्ट जो है इनकी एंगेजमेंट तक हो जाती है। जब ये सारा सीन चल रहा होता है तो जिप्सिस का सबसे जो बड़ा लीडर होता है मेलक्वेडस, वो मर जाता है, और ये मैकंडो में पहली मौत थी। इससे पहले मोकंडो में कोई कब्रिस्तान नहीं था, तो सबसे पहले माल्कुस एक जो जिप्सी बंदा था उसकी ही डेथ हुई। सही हो गया। स्टोरी आगे प्रोसीड करती है, तो जो ओरेलियानो है वो रेमेडियस को साथ साथ पढ़ा रहा होता है, टीचिंग करा रहा होता है, साथ साथ वो दोनों अट्रैक्ट एक दूसरे से हो रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जो है लव मेकिंग कर रहे होते हैं। दूसरी साइड पर रेबिका और क्रिस्पी की जो है एंगेजमेंट हो जाती है। इसी दौरान पिलर से एक और बेबी पैदा होता है। वो किसका पैदा होता है? सेकंड वाले भाई का, ओरेलियानो का। इसका नाम वो इसी के नाम के ऊपर रखती है, ओरेलियानो जोसे। और ये बेबी भी वो इसी फैमिली को, जोसे अर्काडियो की फैमिली को देती थी, ताकि वो लोग इसकी अपब्रिंगिंग करें। स्टोरी मज़ीद आगे प्रोसीड होती है, तो ओरेलियानो और रेमेडियस जो होते हैं बड़ी हो जाती है, इन दोनों की शादी कर दी जाती है। अब रेमेडियस ने इतना अच्छे तरीके से इनके घर को संभाला, इनफैक्ट जो ओरेलियानो जोसे था, जो पिलर से इसका बच्चा हुआ था इसके हस्बैंड का, उसको भी इसने संभाला। लेकिन अपने ट्विन बेबी पैदा करते करते इसको कोई प्रॉब्लम थी, इसके स्टमक में पेन हुई, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। दूसरी साइड पे रेबिका और क्रिस्पी था, उनकी शादी नज़दीक आई, तो इसका जो अर्काडियो सेकंड वाला भाई था, जो जंगल में भाग गया था एक जिप्सी गर्ल के पीछे, जिसके पीछे उसकी माँ भी गई। अब के बाद जब अर्काडियो सेकंड वापस आया तो बहुत ही जंगली हालत में, उसकी बॉडी पे बहुत ही टैटू शैटू बने हुए हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ हैंडसम, ही लुक्स डैशिंग। तो रेबिका जब अर्काडियो सेकंड को देखती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, और वो क्रिस्पी के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, और अर्काडियो सेकंड और रेबिका दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये दोनों भी रिश्ते में तो बहन भाई लगते हैं, लेकिन देखिए कितनी अजीब बात है। अब पेट्रो क्रिस्पी जो था, उस बेचारे का तो दिल टूट गया। उसने सोचा क्यों ना मैं अमरांता के पास दोबारा चले जाऊँ, लेकिन अब की बार अमरांता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी ईगो की बात आ गई थी। पेट्रो साहब ने दिल पे ज़्यादा बात ले ली, तो उसने सुसाइड कर लिया। अमरांता को फिर बुरा लगा, तो उसने अपना हाथ जला लिया, और एक मॉर्निंग बैंड सारी ज़िंदगी के लिए अपने हाथ पे पहन लिया। अब जब ओरेलियानो की वाइफ रेमेडियस मर जाती है बहुत ही जल्दी, तो ओरेलियानो अकेला हो जाता है, और इसकी वजह से वो अपने ससुर के साथ जो एक कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन कर लेता है, और मकांडो से दूर एक वॉर में चला जाता है। यहाँ पे डिसलियनमेंट का थीम आ जाता है वो इस तरह के, जब इसको पता चलता है कि ये कंजर्वेटिव पार्टी के साथ लड़ा है और लिबरल्स के साथ नहीं लड़ा बल्कि उनके अगेंस्ट लड़ा है, तो उसे पता चलता है कि मकांडो को बहुत ही जल्द कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो कन्क्वेयर करना चाहती है, यानी अपने अंडर लेना चाहती है, कंट्रोल लेना चाहती है। तो ये फ़ौरन उस पार्टी को छोड़ के लिबरल्स के साथ लड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये लिबरल्स के साथ लड़ता है तो उसे पता चलता है कि लिबरल पार्टी भी अच्छी नहीं। लेकिन लिबरल पार्टी के लिए जब ये लड़ रहा था तो इसके 17 बच्चे 17 अननोन वुमेन से हुए। जो जंग में इसको तरह तरह से मिली, तो 17 वुमेन इसको मिली जो कि अननोन थी, और उनसे 17 बच्चे हुए जिनका नाम
जो था बॉयज़ थे सारे, तो उन सब का नाम इसने ऑरिलियानो ही रखा और उन सबको भी अर्सेला ने पाला, यानी इसकी माँ ने। जब ये इस साइड पे लड़ रहा होता है ना, तो जो इसके भाई का बेटा पिलर से हुआ होता है ना, उसको ये कहता है, यानी कार्डियो थर्ड, उसको ये कहता है कि तुम मकांडो की ज़िम्मेदारी संभालना, मकांडो को पीसफुल इन्वायरमेंट, उसका जो पीस है ना उसको स्टेबल रखना। अब जब वॉर ख़त्म होती है तो जो लिबरल्स होते हैं वो हार जाते हैं, कंजर्वेटिव जीत जाते हैं। कंजर्वेटिव जो होते हैं लिबरल्स को जो है वो गुलाम बना लेते हैं और इन सबको एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं वहाँ से। लेकिन अर्काडियो सेकंड और इलेनो का भाई जो है वो वापस आ जाता है, अपने भाई को बचा लेता है और ये दोनों जो है मकांडो में वापस आ जाते हैं। जब ओरिलेनो वापस आता है ना, तो वो लोग कंजर्वेटिव पार्टी से एग्रीमेंट, पीसफुल एग्रीमेंट जो है एक साइन करवा लेते हैं, जो कि इसको पसंद नहीं होता। लेकिन जब ये वापस आ जाता है तो ये आकर मछलियाँ बनाना लैब में स्टार्ट कर देता है, वो सोने की मछलियाँ होती हैं। नोवेल में ये चीज़ भी बताई गई है कि जो अर्काडियो सेकंड है यानी ओरिलेनो का भाई है, वो जंगल में किसी मिस्टीरियस फैशन शो में जाता है और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। कैसे होती है, क्यों होती है, ये नहीं बताया, लेकिन डेथ हो जाती है। अर्काडियो सेकंड की डेथ हो जाती है तो मैंने आपको बताया था, इसने अपनी रबीका जो मुंह बोली बहन इसकी लगती है, जिसको इसने अडॉप्ट किया था, उसके साथ इसने शादी किया, तो अब रबीका अकेली हो जाती है। वो रूम में जाती है और अपने आप को रूम में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो टाउन है वो उसको भूल जाता है कि यहाँ पे कोई रबीका भी रहती थी या अर्काडियो सेकंड की कोई वाइफ भी रहती थी। मैंने आपको बताया था कि ओरिलेनो का या अर्काडियो सेकंड का जो फादर था, जो फाउंडर था मकांडो का, जोसे अर्काडियो, वो दरख्त के साथ अब बंधा हुआ है। तो एक दिन ओरिलेनो ना अपने गांव से कहीं बाहर जाता है और अपने माँ को ना एक प्रोफेटिक मैसेज भेजता है और कहता है कि आज ना उसके बाप की डेथ हो जाएगी, उसके फादर की डेथ हो जाएगी। तो उसकी माँ जाती है, उसके बाप को खोलती है, खोल के घर में लेके आती है। वो फिर भी अजीबोगरीब बातें कर रहा होता है और इसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है वो। तो देखो आहिस्ता आहिस्ता जो है जनरेशन खत्म होती जा रही है। इस स्टोरी में मैंने आप लोगों को बताया था पिलर और कार्डियो सेकंड का एक बेटा था जिसको थर्ड अर्काडियो का नाम हमने दिया था। उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है सेंटा सोफिया। कार्डियो थर्ड और सेंटा सोफिया के 3 बच्चे होते हैं। सबसे पहले इनकी बेटी होती है रेमिडियस, जिसका नाम रखते हैं रेमिडियस द ब्यूटी। इसके बाद इसका जो फादर है रेमिडियस द ब्यूटी का, थर्ड अर्काडियो थर्ड, वो किसी वॉर में जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद सेंटा सोफिया के 2 ट्विन बेबी होते हैं, अर्काडियो सेगंडो और आइरिलिनो सेगंडो। रेमिडियस द ब्यूटी का कोई इतना खासा नहीं, लेकिन कहते हैं ये बहुत ही खूबसूरत थी। अर्काडियो सेकंडो जो था, इसने बनाना प्लांटेशन की थी। हिस्टोरिकल प्लेस आ गया ना, हिस्टोरिकल टाइम आ गया यहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हो जाती है, लेबर्स को मारा जाता है हैवी मशीनरी के ज़रिए, लेकिन ये बच जाता है और ये मकांडो में वापस आ जाता है। तो ये वही वाली हिस्ट्री दोहराई गई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अब है ओरिलेनो सेगंडो यानी अर्काडियो सेगंडो का दूसरा भाई। तो इसे पेट्रा कोट्रा एक लड़की होती है जो कि इसको बहुत पसंद आती है, लेकिन उससे शादी नहीं करता। ये फेरेंडा नाम की एक जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस वुमेन होती है उसके साथ शादी करता है, जिसके साथ इसकी बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन उससे इसके 3 बच्चे होते हैं। एक का नाम है अर्काडियो थर्ड, जो कि कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। एक है मिमी इसकी बेटी और एक है अमरांता। मिमी जो होती है वो मरुशियो बेबलियोना से प्यार करती है, उसको पसंद करती है। वो एक मैकेनिक होता है बनाना प्लांटेशन में, लेकिन उसकी माँ को ये पसंद नहीं होती, तो वो अपने दामाद को मरवा देती है, उसे मर्डर उसका करवा देती है। और मिमी की भी डेथ हो जाती है, लेकिन वो एक बेटे को पैदा कर देती है जिसका नाम वो ओरिलेनो रखती है। और अब फेरेंडा की तीसरी बेटी अमरांता अर्सिला, क्योंकि गेस्टन से मैरिज करती है, लेकिन इन लोगों की आपस में लगती नहीं, तो ये अपने गांव वापस आ जाती है। जो मिमी का बेटा है ओरिलियानो, वो देखता है अमरांता अर्सिला को कि बहुत ही खूबसूरत है, और अमरांता अर्सिला को भी नहीं पता कि ये मेरी बहन का बेटा है या मैं इसकी खाला लगती हूँ, और ओरिलियानो को भी नहीं पता कि ये मेरी खाला है। तो इन दोनों के आपस में काफ़ी अटैचमेंट हो जाती है, ये लोग प्यार बहुत एक दूसरे से करते हैं, जल्दी एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अमरांता अर्सिला और ओरिलियानो का एक बेबी होता है। उस बेबी के दौरान जो अमरांता है वो मर जाती है, और अब स्टोरी में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, ओरिलियानो और उसका बच्चा। तो इन द लास्ट सीन कुछ ऐसा दिखाया हुआ है कि बहुत ही बारिश हो रही है, तेज़ आंधी तूफान है, और आरिलियानो लैब में बैठ के मेलक्वेडिस की कोई बुक पढ़ा है। और जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका और अमरांता को जो बेबी पैदा हुआ है वो वही पिगटेल वाला बेबी पैदा हुआ है। आरिलियानो लैब में बैठ के मेलक्वेडिस की एक बुक पढ़ा है जो कि उसने जोसे अर्काडियो को दी थी, लेकिन उसने नहीं पढ़ी थी तब। अब वो इनकी 6th या 7th वाली जनरेशन ओरिलियानो पढ़ रही है। इसमें इनके सारी जो डिस्ट्रक्शन है, जो इनकी जनरेशन का एंड है, उसके बारे में लिखा हुआ है। द लास्ट ये भी लिखा है कि इस फैमिली को कभी भी सेकंड चांस नहीं मिलेगा इनके गुनाह का। ओरिलियानो को बहुत ही ज़्यादा बिजी दिखाया गया पढ़ने में, और बाहर तेज़ तूफान आंधी बारिश इतनी चल रही है कि इनके पूरे का पूरा मुकांडो शहर जो है वो गुम हो गया। इसका घर भी जो है वो उस जगह से गायब हो गया है, और इनके इस बेबी को रेड आंट्स आकर खा जाती है।
कार्डियो फैमिली की हिस्ट्री ख़त्म और इसी के साथ साथ हमारा रिस्पेक्टिव नावल भी ख़त्म। स्टे इंक्विजिटिव फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।